हाँ भाई बच्चों, गुड इवनिंग। ठीक है, एक तो कई दिन बाद दिखाई दे रहे हो, खासतौर से सीबीएसई वालों से तो कई दिन बाद मुलाकात है। ठीक। तो भैया बहुत सिंपल सी बात है, टेंथ तो तुमने पास कर ली, है ना, और अच्छे नंबरों से पास कर ली। नंबर कितने आएंगे वो पता चल जाएगा धीरे धीरे, है ना। बट यदि तुम जॉर्जियस वालों के अलावा कोई हो ना, किसी और स्कूल के, और आईसीएसई बोर्ड के हो, तो अपने स्कूल में जाके थोड़ी लड़ाई करो यार। जॉर्जियस वालों ने क्या किया, एक एग्जाम ले रहे हैं वो दोबारा, ठीक है ना, जिससे बच्चों के नंबर ज्यादा आ जाए। तो तुम भी अपने स्कूल वालों से कहो भाई हमें भी ज्यादा नंबर चाहिए, कि एग्जाम ले लो, और उन्हीं डेट में ले लो जबकि बोर्ड के एग्जाम थे। लेकिन अब बुला तो सकते नहीं है तुम्हें, तो ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम में तुम महारत हासिल करके बैठे हो बहुत सारे बच्चे, तो है ना, खटाखट सारा काम कर दोगे, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये तो टेंथ की बात थी। अब बहरहाल टेंथ का काम हो गया खत्म, है ना, और आगे बढ़ने में भी भलाई है। फिर भी किसी को लग रहा हो कि नहीं टेंथ का एग्जाम भी दूंगा, तो दो पार्ट में अपनी जिंदगी को डिवाइड कर लो। या तो सुबह टेंथ पढ़ लो, शाम को 11 पढ़ लो, या उल्टा कर लो, है ना। क्योंकि बाद में भी तो किसी भी कंपटीशन की तैयारी करोगे तो बढ़िया तैयारी के लिए ज़्यादा देर पढ़ोगे ही पढ़ोगे, है ना। दूसरा, बैच के बारे में बहुत सिंपल सी बात बता दूं कि हमारा जो बैच है, इसका लेवल बिट्स प्लानिंग तक जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, यदि तुम डॉक्टरी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो बैच का लेवल तुम्हारे वाले पेपर से थोड़ा ऊपर ही मान लो, नीचे तो कतई नहीं है। ठीक है ना। तो यदि मान लो तुम नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो समझ लो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस बैच में पढ़ के बड़े आराम से सिलेक्शन हो सकता है ना, डॉक्टर बड़े आराम से बन सकते हो। और अभी ओपन चीजें, जिनको भी डॉक्टर बनना हो बन सकते हो, इसलिए बन सकते हो क्योंकि शायद जब तक तुम एग्जाम दोगे तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि 12 सब्जेक्ट में से 3 चूज करने हो, है ना। अभी ये चल रही है बात। मोस्ट प्रोबेबली तुम जिस बार एग्जाम दे लोगे, देखो बड़ी तेजी से चीजें बदल रही हैं। आईआईटी का पेपर पहले एक ही बार होता था, अब वो चार चार पेपर करा रहे हैं साल में, है ना। तो चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। जरूरी नहीं कि इंजीनियर ही बनो। फिर भी यदि इंजीनियर बनना है तो 3 कैटेगरी के हो गए, एक आईआईटी होता है, दूसरे नंबर पे बिट्स होता है, तीसरे नंबर पे बचे हुए सारे होते हैं, है ना। और सिंपल बात यह है कि ज़्यादा ज़्यादा पढ़ लोगे तो आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा, थोड़ा कम पढ़ोगे तो बिट्स में हो जाएगा। बिट्स में स्कूलिंग के साथ साथ हो जाता है। पैकेज किसका बढ़िया है, मुझे तो बिट्स वालों के पैकेज ज़्यादा अच्छे लगते हैं, है ना, क्योंकि हमारा बिल्कुल ठीक पड़ोसी है, उसका भी 20-22 लाख का है। बिट्स में कम से कम में 50-60 बच्चे तो सेलेक्ट करा ही चुका हूँ। क्योंकि एक तो बिट्स का पहले क्राइटेरिया अलग था, है ना, कॉन्ग्रेड्स के तो ढेरों बच्चे बिट्स में हैं। उसका कारण क्या है कि पहले क्या होता था, बिट्स में पीसीएम में नंबर कितने आए उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता था, पेपर ही नहीं होता था, है ना। कोई भी टेस्ट कंडक्ट ही नहीं कराते थे। तुम्हारे जो 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, इसका टोटल चेक होता था, उसके हिसाब से लिस्ट बनती थी, और सिलेक्शन हो जाता था बड़े आराम से। कॉन्ग्रेस वालों के खूब नंबर आते थे क्योंकि फिजिक्स वही पढ़ाता था, और बाकी सब्जेक्ट भी अच्छे ही करते थे बच्चे, है ना। तो एक तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि टेंथ के फिजिक्स वाले से पढ़ रहे हो, बिल्कुल भूल जाओ। पीजीटी फिजिक्स 5 साल सेंट कॉन्ग्रेस, ठीक है। यदि मैं कॉन्ग्रेस नहीं छोड़ता तो बेचारे अभी भी जो इनके पीजीटी टीचर है, रेस्पेक्टेड टीचर, वो भी 8वीं क्लास ही पढ़ा रहे होते। वो तो उनका नसीब अच्छा था कि मैंने करीब 26-27 साल पहले कॉन्ग्रेस छोड़ दिया था, तो वो प्रमोट हो गए, नहीं तो 8वीं क्लास ही पढ़ाते रह जाते। ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी मरने वाला आने वाला था नहीं, अभी तो रिटायरमेंट ही नहीं होता। ठीक। तो इसलिए उनको तो भला हो गया कि मैंने छोड़ दिया, तो वो पीजीटी बन गए। खैर, पीटर्स करीब 1 साल पढ़ाया, रागेंद्र स्वरूप पढ़ा लिया, सिमकिंस पढ़ा लिया, क्योंकि सीबीएसई में पढ़ा के देखने जा रहा था, इसलिए सारे स्कूलों में पढ़ा लिया। और यदि कल से पढ़ाने का मन हो, स्कूल खुल जाए तो, बंद में नहीं, तो पॉल्स वाले बिल्कुल तैयार है, उनका टीचर नहीं है, उन्हें जरूरत है सख्त। ठीक है ना। तो ये तो जनरल बातें हुई, इसलिए फिजिक्स में डरने की कोई बात नहीं है। टेंथ मैंने इसलिए पढ़ाना शुरू कर दिया था, क्या टेंथ में काम बहुत आसान है, पढ़ाना कुछ होता नहीं है, 10-15 मिनट पढ़ाया, फिर घूम घूम के बच्चों के क्वेश्चन चेक कर लो, काम खत्म हो गया। ऑनलाइन में तो क्या मेहनत करनी पड़ जाती है। अदरवाइज जब जो 9th वाले बच्चे जानते हैं बैच में आते थे, तो थोड़ी बहुत देर की पढ़ाई होती थी, बाकी इनसे करवा के देख लेते थे पूरा पूरा, है ना। फिजिक्स के लिए बुक कौन सी खरीदनी पड़ेगी, बहुत सिंपल बात है, चाहे कोई सी भी ले लो। एनसीईआरटी तो है ही, एनसीईआरटी खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डाउनलोड हो जाती है एनसीईआरटी की बुक, है ना। वो खुद एनसीईआरटी वाले भी देते हैं और भी कई जगह है।
एनसीईआरटी की बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगी। उसमें क्या है, एक लाइन लिख देते हैं छोटी सी, और उस एक लाइन में दुनिया भर का काम उन्हें समझाना समझना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जो मेन प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की, न्यूमेरिकल वगैरह बहुत कम है, जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। तो बच्चा कर ही नहीं पाता, जब छोटे छोटे प्रैक्टिस होगी तभी कर पाएगा। तो चाहे तुम सीबीएसई बोर्ड में हो या आईसीएसई बोर्ड में हो या किसी दूसरे बोर्ड में हो, सीबीएसई और आईसीएसई का तो 100+% सिलेबस बिल्कुल एक जैसा है, आइडेंटिकल है। डॉट का भी फर्क नहीं है सिलेबस में, समझ गए ना, पूरा सिलेबस वो का वही है। तो तुम किसी भी बोर्ड के हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, बुक एक एनसीईआरटी की तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे समझ में कम आता है, तो एक कोई भी रेफरेंस बुक ले लेना। चाहो तो कुमार मित्तल की अपने किसी भाई बहन से अरेंज कर लो, वो भी ठीक है। कोई और तुम्हें मिल जाए वो भी ठीक है, सारी ठीक है। कोई एबीसी की खरीद सकता है, कोई जो भी तुम्हें खरीदनी हो खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं। बस एक बुक होना जरूरी है। जब तक बुक वगैरह नहीं है तो पीछे की एक्सरसाइज में खुद ही डाल दूंगा, उनको सॉल्व कर लेना। एस सी वर्मा बहुत अच्छी बुक है, लेकिन एस सी वर्मा को समझने के लिए पहले छोटी चीज़ें करना जरूरी है। एक्चुअल में दिक्कत सिर्फ यही है, क्योंकि अभी पहले दिन अच्छी तरह बात हो जाएगी। देखो, जिनको आईआईटी का देना है, पढ़ना तो उन्हें भी यही पड़ेगा, क्योंकि कम से कम रेजोनेंस वालों के 300 बच्चे आईआईटी की तैयारी के लिए जाते हैं, और देना भी चाहिए, है ना। लेकिन उन 300 में से होता हर बार वही है 15 का सिलेक्शन, बाकी सब 12th फेल हो जाते हैं। 50% बच्चे की कंपार्टमेंट आती है कम से कम, है ना। तो वो एक बिल्कुल सही वाली बात है। अच्छा, बच्चे बताते क्यों नहीं है? उन्हें लगता है कि हमने 2.5 लाख रुपए खर्च किए थे, हमारी तो नाक कट गई, है ना, इसके भी कटने दो। तो बस यही बोलते रहेंगे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्योंकि यदि उसने बोल दिया बहुत अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, तो बच्चा कहेगा यही मूर्ख है, उनका पढ़ाया हुआ ऐसे समझ में नहीं आता। समझ में किसी को नहीं आता। वो आता क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि हर बार मेरा तो एक बैच ही बनता था, उसमें केवल वही बच्चे होते थे जो रेजोनेंस में पढ़ते थे, है ना, फिजिक्स पढ़ने के लिए आते थे खाली। तो उनको बेचारों को समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि इसका आंसर इन बच्चों ने खुद ही लिख दिया। इसमें से एक ने लिखा है कि एस सी वर्मा करेंगे, यही इसका आंसर है कि समझ में क्यों नहीं आता। एस सी वर्मा बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। इसीलिए यदि एस सी वर्मा की देखे जाए तो सबसे ज्यादा कुंजियां एस सी वर्मा की हैं। कुंजी का मतलब की, है ना, क्योंकि मास्टरों से भी निकलती है, तो मास्टर खुद भी कुंजी में से देख देख के काम चला लेते हैं, है ना। अब एस सी वर्मा कब करेंगे? मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूँ करने को। पहले हम एक छोटी बुक कर लेंगे, है ना, मतलब पहले छोटी छोटी चीजें सीख लेंगे, फिर एस सी वर्मा करोगे, बड़ी स्मूथली निकलती है। एस सी वर्मा कोई हुआ नहीं है, बट बेसिक में वही है कि पहले एक बार जरा कुमार मित्तल लेवल की कोई एक बुक हो जाए, जो 11th 12th के लेवल की होती है, फिर बात अच्छी समझ में आएगी। तो हमारा जो बैच है इसमें बेसिक ये है कि हम छोटी चीजों से बड़ी चीज की तरफ बढ़ेंगे, है ना। बाद में आईआईटी के क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसा नहीं नहीं करेंगे, लेकिन मेरे से पूरा भरोसा मत करो। जो आईआईटी के 2 एग्जाम होते हैं, एक पहला एग्जाम छोटे बच्चों के लिए, फिर जो क्वालिफाई हो जाते हैं उसके लिए बाद बड़ा एग्जाम होता है। तो छोटे एग्जाम तक तो वैसे ही छोटी छोटी चीजें होती है, बड़े वाले एग्जाम के लिए अलग तैयारी होती है। अलग तैयारी का मतलब यह है कि वहां पे कोई भी क्वेश्चन जनरली ज्यादातर 11th 12th की बुक का होता ही नहीं है। फिर कौन सी बुक का होता है? वो क्वेश्चन जो होते हैं, वो ज्यादातर क्वेश्चन जो इंजीनियरिंग कॉलेज की फर्स्ट ईयर की बुक होती है उसके मैकेनिज्म के दे देते हैं वो, है ना। एस सी वर्मा की बुक फेमस क्यों हुई? इसलिए फेमस हुई क्योंकि एक साल खुद एस सी वर्मा जी का पेपर था, है ना, और पेपरमैन के क्वेश्चन फंस गए। तब से अल्लाह हो गया, एस सी वर्मा की बुक बहुत अच्छी है, क्योंकि आईआईटी के क्वेश्चन उसमें से आते हैं। एग्जैक्ट बात ये थी कि इन्हीं की लिखी हुई बुक थी, इन्हीं का पेपर था, इसलिए क्वेश्चन फंस गए, तब से वो एस सी वर्मा फेमस हो गई। सबसे डिफिकल्ट और अच्छी लगने वाली बुक है आई एरोडोम, है ना। एरोडोम की बुक बहुत अच्छी होती है। पहला क्वेश्चन करने में ही बच्चे की दम निकल जाती है ना। क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मैंने आई एरोडोम कर ली थी, तो उस समय के आगरा के सबसे टॉप मोस्ट टीचर को उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 4-5 दिन तो लग गए थे, है ना। अब क्या लेवल अलग हो गया, अभी भी आई एरोडो बहुत डिफिकल्टी है ना। लेकिन इन सब बुक में होंगे क्वेश्चन तब जब तुम पहले बेसिक खत्म कर लो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। बैच में क्या करेंगे? बहुत सिंपल, 11th की कोई भी बुक शुरू कर लो, सबके क्वेश्चन बता दूंगा, है ना। चाहे वो सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो। ज्यादातर कुमार मित्तल की बुक मार्केट में बहुत सारी है, तो बच्चे दे देते हैं एक दूसरे को। तो हम कुमार मित्तल फॉलो कर लेंगे, जिनके पास एक्सरसाइज नहीं होगी वो ग्रुप पे मैं डालूंगा, उसमें से देख के कर लेना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में खुद करने को दूंगा तुम्हें।
थोड़े दिन में हम एक ग्रुप बना देंगे, उस ग्रुप पे मिल जाएंगे, मतलब पेपर वगैरह भी मिल जाएंगे, और कोई चीज चाहिए होगी मेडिकल भी मिल जाएगा, है ना। तो उसी के क्वेश्चन कर लेना, ऑब्जेक्टिव भी दूंगा, दोनों तरह के क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, है ना। तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि तुम आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, फाइनल एग्जाम की बात छोड़ दो, नीचे वाला एग्जाम परफेक्ट जाएगा। बिट्स बड़े आराम से सिलेक्शन हो सकता है, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। बाकी छोटी मोटी जगह तो, और डॉक्टरी वाली तो बात ही भूल जाओ, डॉक्टरों का तो पेपर आसान आता है ना, उनकी स्पीड अच्छी चाहिए होती है। आईआईटी में पेपर टफ होता है, स्पीड मैटर नहीं करती है। और जितने भी नीट के एग्जाम होते हैं उनमें स्पीड मैटर करती है, बट पेपर बहुत आसान होता है। तो नीट वाले जितने भी हो, बिल्कुल परफेक्ट होगा, नीट के लिए परफेक्ट बैच है। आईआईटी बाद वाला, दो होते हैं आईआईटी में, है ना, एक तो पहले प्री वाला होता है, फाइनल वाले के लिए हम नहीं कर रहे तैयारी। प्री वाला आराम से हो जाएगा, बिट्स में सिलेक्शन बड़े आराम से होगा, बिट्स के पैकेज बहुत अच्छे हैं। आईआईटी में कुछ अच्छे होते हैं, बिट्स का एवरेज पैकेज बहुत बढ़िया है, हमारे आसपास के जितने भी हैं सारे के सारे ज्यादातर 20 लाख के पैकेज पे हैं कम से कम, है ना। तो कोई चिंता की बात नहीं, मेरे कुछ भी पूछ सकते हो। केमिस्ट्री की बात एक दो दिन बाद सजेस्ट कर दूंगा, पहले मेरा फिजिक्स का बैच बन जाए, फिर दूसरी चीजों में सोचूंगा। तो अब मैथ्स के लिए मैं किसी को कोई प्रमोशन नहीं करता हूँ, ठीक है ना। गौरव सर को सब जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा मेरा नंबर लिख दो, मैं लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें मान लो मैथ्स का टीचर नहीं पसंद आएगा, दूसरा कहोगे, दूसरा चेंज हो जाएगा, हम पे अल्टरनेट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस फिजिक्स का अल्टरनेट नहीं बताऊंगा, क्योंकि अपना अल्टरनेट क्यों बताऊं, वो तुम खुद ढूंढ लेना, है ना। बाकी सबके अल्टरनेट जो तुम कहोगे बता दूंगा, है ना। यदि कुछ पूछना है मोस्ट वेलकम, लेकिन नए नियम बना दिए हैं, पूछने के लिए कैमरा ऑन करना जरूरी है, नहीं तो उसमें लिख दो, जैसे इसमें जो जो लिखा था सारी बातें पढ़ ली मैंने ढंग से। मैं तो बेटा ये करूंगा, कुमार मित्तल की बुक पूरी कराऊंगा। कुमार मित्तल की बुक का मतलब होता है सीबीएसई की कोई सी बुक कर लो, आईसीएसई की कोई सी बुक कर लो। आईसीएसई में तो है ही नहीं, इकलौती एक ही बुक आती है कुमार मित्तल। सीबीएसई में कई सारी आती है ना। तो मैं बेसिकली बेसिक कराऊंगा, सबसे ज्यादा बेसिक का काम है। और टाइमिंग की बात यह है, एक तो बच्चे लगा टाइमिंग के बारे में, तो टाइमिंग में क्योंकि अभी ज्यादातर बच्चे सुबह 10th में उलझे हुए हैं, पता नहीं, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं, यही वाला टाइम रख दिया था। उसके बाद फिर बाद में अलग से बात करना, तो कभी टाइम का डिस्कशन हो जाएगा। और यदि बाई चांस तुम किसी दूसरी बड़ी कोचिंग में हो तो बहुत फायदा है, क्योंकि यदि उनने तुम्हें पढ़ा लिया होगा फिजिक्स, तो 5-7 दिन में तुम्हें अंतर नजर आने लगेगा कि वहां की फिजिक्स में यहाँ की फिजिक्स में अंतर क्या है ना। वहां ऊपर से निकलती है, यहाँ नीचे से समझ में आती है, दिमाग के लेवल पे होती है, वहां तो बाउंसर होती है बड़ी बड़ी, है ना। वो बच्चे तो कर जाते हैं जो अपने स्कूल के टॉपर वॉपर होते हैं, वो तो सारे कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि इस बैच में टॉपर नहीं है, इसमें भी टॉपर है कई सारे, है ना। लेकिन वो स्कूलिंग छोड़ देते हैं रेजोनेंस करते हुए, फिर स्कूल नहीं जा सकते, तो स्कूलिंग का मजा खत्म हो जाएगा, ये है। इसके अलावा कुछ कहना हो तो 1 मिनट का टाइम दिया, तुम उसमें चैट बॉक्स में लिख दो, मैं पढ़ लेता हूँ, नहीं तो सब्जेक्ट पे वापस आ जाएंगे। कम से कम श्री गणेश तो जरूर करेंगे, बढ़िया देवी माँ के दिन चल रहे हैं, तो पढ़ाई तो शुरू हो ही जानी चाहिए। किसी को कुछ नहीं कहना। आईसीएससी सीबीएसई दोनों का पेटर जो सिलेबस है 100% आइडेंटिकल है। हम्म, इस- तुम भैया 10th की पढ़ाई करने के बारे में स्कूल वाले कह रहे हैं, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल देखो, अब तक जितनी बातें मैंने बैच में बताई कभी कोई गलत हुई नहीं। अभी भी तुम्हें अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि एग्जाम का जो नंबर आएगा ना तुम्हारे, जिनको तुम देना चाह रहे हो, होपफुली या तो सितंबर में आएगा या उसके और आगे आए। 15 अगस्त से पहले तो आज़ादी मिलनी नहीं है, तो 15 अगस्त से पहले तो भूल जाओ। कभी ग्राउंड रिपोर्ट देख लेना कोरोना काल की, पहले जब कोरोना था तो हमें नहीं याद आता कि हमारे 400 बच्चों में से 4 को भी ढंग से हुआ हो, है ना। इस बार हालात ये हैं कि बच्चे पहले से कम है ना। लेकिन कम से कम 15 से 20 बच्चे बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बच्चे हैं जिनको कोरोना है, ठीक है ना। तो वो बढ़िया था, हमारी तो कोचिंग बंद हो गई थी, तो बच गए, नहीं तो इल्जाम हो जाता खाऊंगा। तो इसलिए यदि तुम 10th के एग्जाम, एक बच्चे ने पूछा था 10th के एग्जाम देंगे, तो 10th के एग्जाम देने तो मन बना के बैठो कि एग्जाम होंगे कम से कम 15 अगस्त के बाद। तो भैया अपनी जिंदगी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, सुबह 10 पढ़ लो, शाम को 11 पढ़ लो, नहीं तो 11 साफ हो जाएगी। तुम खुद सोचो 15 सितंबर के बाद एक एग्जाम हुए, 15 अगस्त के बाद सितंबर में एग्जाम हुए, तो भाई 11th और 12th कब करोगे। इसलिए एडवाइस है
यदि मान लो 10th की तैयारी भी कर रहे हो तो 10th की तैयारी के लिए हर साल बच्चे को 10 महीने मिलते थे, तुम पहले ही देख लो कितने महीने तो मिल चुके हैं। तो यदि 2-2 3-3 घंटे पढ़ोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मेंस और एडवांस दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन एक बात बताऊं, तुम अभी आईआईटी वाले जो है ना, घबराओ मत, आईआईटी के कई सारे रूल्स चेंज होने वाले हैं, और शायद हो सकता है, बात चल रही है और इस बार पूरी हो भी जाएगी कि वो पेपर ही 12th का दे देंगे। पहले एक बार दिया था 12th का पेपर, तो जो लोग कोचिंग में तैयारी कर रहे थे उनके नंबर कम थे, और जो कोचिंग नहीं पढ़ रहे थे, स्कूलिंग कर रहे थे, उनके नंबर ज्यादा थे। ये भी ध्यान रखना। और नहीं विश्वास हो तो नेट में सर्च कर लेना, ये हुआ था नहीं हुआ था, समझ गए ना। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है धोखा हो गया, गवर्नमेंट ने कह दिया नहीं भाई आईआईटी का जो पेपर बनेगा केवल एनसीईआरटी और 12th की बुक से बनेगा, तो फिर हो सकता है वो फेल ही हो जाए जो रेजिडेंस वगैरह में तैयारी करते हैं बड़ी कोचिंगों में, क्योंकि वो बड़े बड़े सम करते हैं, छोटे नहीं निकलते। और यही कारण है कि कंपार्टमेंट आ जाती है, बड़े बड़े सम करते करते उनकी 12th ही नहीं पास होती, उसमें ही फेल हो जाते हैं। किसी बच्चे से यदि अलग से पूछोगे तो बता देगा तुम्हें असली राज क्या है कोचिंगों का। खैर, थोड़ी सी पढ़ाई की बात हो जाए फिर आगे सोचते हैं। अब बेटे बाद में पढ़ के, और वैसे भी ये भैया मुझे तुम्हारा क्वेश्चन ही नहीं पता इसलिए क्वेश्चन मार्क का बात नहीं कर रहा, और नहीं तो फोन कर लेना, तुम तो छोटे बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं, कभी फोन कर लेना, मोस्ट वेलकम। जितने आंसर में दे सकता था दे दिए, बाकी तुम आराम से फोन करके पूछ लेना, और कुछ पूछना होता है ना। अभी क्या करना है वो समझो। देखो एक चैप्टर क्या है, इसमें पहला चैप्टर जो हम शुरू कर रहे हैं, ऑब्वियसली इसमें आईआईटी में भी इस पे क्वेश्चन आते हैं, बिट्स में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं, सब पे आते हैं। तो पहले चैप्टर का जो नाम है उसका नाम है डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस। अब ये क्या होता है डायमेंशन एनालिसिस? तुम ऐसे सोचो कि तुमने अब तक ये पढ़ा था कि जो लेंथ होती है उसको नापने के लिए मीटर होता है, ये तो जानते ही हो। जैसे मान लो लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, रूम की हाइट, रूम की विड्थ, मान लो तुम कपड़ा खरीदने गए शर्ट के लिए, तो इन सबको नापने के लिए मीटर का यूज होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो मीटर है या लेंथ है उसकी डायमेंशन को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, लिख लोगे अच्छी तरह। लेंथ जो होती है उसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और मास जो होता है इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं बाई कैपिटल एम। ठीक, लेंथ को कैपिटल एल से, मास को कैपिटल एम से, एंड टाइम को सोचो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तय कर लो अपने आप से, कैपिटल टी। तो तीन चीजें हो गई, लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एल, मास रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, एंड टाइम रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। ये तीन चीजें याद रखनी है। अब एक बार मन में सोच लो, है ना, लेंथ नापनी है किसी भी चीज की, है ना, तो लेंथ के लिए कैपिटल एल आएगा, मास के लिए कैपिटल एम आएगा, और टाइम के लिए कैपिटल टी आएगा। भाई ये बात ध्यान रखनी है। और चैप्टर का नाम डायमेंशन एनालिसिस है। कैसे डायमेंशन बनती है वो बताता हूं तुम्हें। जैसे मान लो हमसे कहा गया स्पीड की एसआई यूनिट लिखो, तुम भाई पढ़े लिखे बच्चे हो जाता, और फिजिक्स तो और स्ट्रांग हो जाएगी, है ना, क्योंकि तुम में से कह रहे थे 10th का पेपर देना है तो और बढ़िया हो जाएगी। तो स्पीड की एसआई यूनिट लिख लो अपनी कॉपी में, क्या क्या आती होगी या होती क्या है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब जब डायमेंशन की बात करेंगे तो डिस्टेंस लेंथ होती है, लेंथ को किस में नापते हैं? कैपिटल एल में। और टाइम को किस में नापते हैं? कैपिटल टी में। तो ये आ गया एल टी -1, क्योंकि नीचे है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, है ना। अब इसको बोलेंगे डायमेंशन, लिख लो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर स्पीड इज एल टी -1। मतलब किसी भी यूनिट को एम, एल, टी इनकी फॉर्म में लिखने को ही बोल देते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला तुमने लिखना सीख लिया स्पीड का, है ना, स्पीड
डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। डिस्टेंस को किससे नापते हैं? कैपिटल एल टाइम कैपिटल टी। ठीक, एक और लिखो, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला तुम डायरेक्ट लिख दो और कोशिश करो चैट बॉक्स में भी लिख दो, भले ही थोड़ा गलत सलत हो जाए कोई बात नहीं। चैप्टर का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। एक बच्चे ने सही लिखा है लेकिन थोड़ा गड़बड़ है। हर्ष भैया सही है, अब सही आने। स्वर्ण अभिषेक लाल बिल्कुल ठीक है, कुछ का गड़बड़ आ रहा है, बाकी तो ज्यादातर का सही है। अनंत गोयल थोड़ा गड़बड़ है, वो अभी सीख जाओगे। देखो एक्सेलरेशन लिखना है तो पहले तो स्पीड या वेलोसिटी लिख लो, चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी एक ही बात होती है, अपॉन टाइम हो गया। अब वेलोसिटी का ये था, स्पीड का क्या होता है? एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, और टी इसका ऊपर जाएगा तो हो गया एल टी माइनस टू। ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। अब हम शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि एक दो बच्चों ने एम लिख लिया था। पहले ये क्लियर करो कि यदि मास आएगा, एक्सेलरेशन तो मास आता ही नहीं बेटा, जब मास आएगा तो कैपिटल एम लिखेंगे, नहीं तो कैपिटल एम का कोई काम नहीं। जैसे स्पीड है तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस लेंथ है, लेंथ के लिए लिखते हैं अंग्रेजी का एल, कैपिटल एल। लेंथ को कैसे बोलोगे? कैपिटल एल। और टाइम के लिए कैपिटल टी। तो ये फॉर्मूला बन गया एल टी माइनस वन, और बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर दूसरा आ जाओ, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी एक ही मतलब है। तो ये हो गया वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी की तुमने लिख दी है एल टी माइनस वन अपॉन टाइम, तो ये हो गया टी, या एल टी माइनस टू। एक और तरीका था जो तुमने अप्लाई किया, यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों को यहीं से गड़बड़ हुई, मीटर को हमने कैपिटल एम मान लिया, कैपिटल एम नहीं, मीटर लेंथ की यूनिट है तो कैपिटल एल आएगा अपॉन कैपिटल टी, इसका स्क्वायर। तो ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन जिन लोगों ने एम लिख दिया उनकी गलती हुई। एम मीटर के लिए हो, मीटर लेंथ की यूनिट है तो एल आता है। कहीं भी लिख लो बड़ा बड़ा, मीटर के लिए ये आएगा, ये परमानेंट फिक्स है। मीटर जहां भी होगा, सेंटीमीटर मीटर, तो वो एल आएगा, है ना। जितनी भी यूनिट तुमने पढ़ी है उनमें सेंटीमीटर मीटर आ जाए तो एल लिख दो, किलोग्राम ग्राम आ जाए तो कैपिटल एम लिख दो, है ना। या सेकंड आ जाए, आवर आ जाए, मिनट आ जाए तो समझ लो कैपिटल टी है। भाई ये करना होता है, जो भी तुमने यूनिट पढ़ी है उसमें ये कन्वर्जन होता है। जैसे एक्सेलेरेशन की यूनिट तुम पढ़ के आए थे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर क्या होता है? ये सेंटीमीटर मीटर एल होता है तो एल लिख दो, और सेकंड आवर मिनट टी होता है तो कैपिटल टी का स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा एल टी माइनस टू। अब एक डायमेंशन भाई साहब ईमानदारी से सही से ही लिखना, है ना। फॉर्मूला नहीं आता तो फॉर्मूला भी लिख दूंगा। डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स निकालना है, और फोर्स का फॉर्मूला जिन्हें नहीं आता भूल गए उनके लिए मास इनटू एक्सेलरेशन, चैप्टर 1 फिजिक्स। हो जाओ शुरू, सोच समझ के लिखना, बिल्कुल बिना बेईमानी किए। सही है, सही है, सही, ज्यादातर का बिल्कुल सही है, समझ गए बच्चे। अभी तक तो भाई ज्यादातर शैली दीक्षित सही, उज्जवल सिंह भैया बिल्कुल सही। चलो, ज्यादातर सबका ही सही है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। देखो भाई होना क्या है वो समझो। पहली चीज, हमें यदि मान लो फॉर्मूला याद है तो हम इसका तो लिखेंगे मास, मास होता है किलोग्राम में, और ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सेंटीमीटर एंड मीटर जैसे ये देखो तो समझ लो कैपिटल आएगा, ग्राम एंड किलोग्राम जैसे इसको देखो तो समझ लो कैपिटल एम आएगा, सेकंड मिनट या आवर इनको देखो तो समझ लो कैपिटल टी आएगा। अब यहाँ देख लो किलोग्राम है तो एम आएगा,
फिर मीटर है तो एल आएगा और टी माइनस टू आएगा, जो चीज ऊपर जाएगी बस ये बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसी को डायमेंशन फॉर्मूला बोलते हैं। अब एक बुद्धि टेस्ट करते हैं, है ना, बुद्धि टेस्ट कर लो किसमें कितनी बुद्धि। ये लिख लो, ये ए दिया है, ए कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू है ना, कांस्टेंट है, अननोन है, और वी जो है वो वेलोसिटी है। ठीक, हमें निकालना डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ए का डायमेंशन फॉर्मूला पता करना है कितना हुआ। ए इज नॉट द एक्सेलरेशन, ए एक्सेलरेशन नहीं है ना, ए कोई भी चीज है, हमें ए का डायमेंशन फॉर्मूला मालूम करना है, और ये वी वेलोसिटी दी हुई है। यहाँ थोड़ी बुद्धि लगेगी, लगा दो। अनंत गोयल, यश गुप्ता थोड़ा और क्लियर करके लिख दो बेटे। अभी भैया बिल्कुल सही है, शिवम यादव काफी कुछ सही है, बस वो पावर लगाना रह गई है। अनंत भैया सही है भाई, बाकी भी लिख दो। आदित्य वर्मा बिल्कुल ठीक लिखा है। देखो इसमें क्या है, थोड़ी सी ट्रिक है। मान लो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारा मास 50 kg है, इसमें अपनी हाइट जोड़ दो, वो मान लो 6 फुट है। अब अपने आप से पूछो क्या ये दोनों जुड़ सकती हैं? लगाओ दिमाग। मेरे हिसाब से यदि बचपन में थोड़ा बहुत भी पढ़े होगे तो इसका आंसर नो आएगा, लिखा भी वही है नो। ये दोनों किसी हालत में भी जुड़ नहीं सकते। क्यों नहीं जुड़ सकते? सीधा आंसर है, ये किलोग्राम में है, ये फुट में है, कैसे जोड़ लोगे भाई? ये तो हो सकता है कि 550 किलोग्राम और रात को खाना खा लिया, तुम्हारा वेट बढ़ गया 500 ग्राम, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। कैसे जोड़ेंगे? 50.5 kg ऐसे जोड़ देंगे। तो यदि एक जैसी यूनिट है, एक ही फैमिली की यूनिट, तो जुड़ पाएंगे। किलोग्राम में फुट वो कभी नहीं जुड़ सकता, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यही हिंट है, लिख दो। पहली इंपॉर्टेंट बात लिख लो, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज या क्वांटिटी विद सेम डायमेंशंस आर एडेड, क्वांटिटी विद सेम डायमेंशंस आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। मतलब सेम डायमेंशन की क्वांटिटी या तो ऐड हो सकती है या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे हमने कहा a प्लस वी है, तो a ये हो गया, v वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन ये थी एल टी माइनस वन, इसकी डायमेंशन एल टी माइनस वन, और सेम टाइप की जुड़ती हैं तो इसकी हो जाएगी एल टी माइनस वन। ठीक है, जो इसकी डायमेंशन होगी वही इसकी होगी, जब ऐड होगा तब भी, सब्ट्रैक्ट होगा तब भी। एक और चीज, मान लो ऐसे लिखा होता 2a प्लस बी, इसकी डायमेंशन हमें पता है क्या है, एल टी माइनस वन, ये इसकी डायमेंशन है। तो ये जो चीज है ना, इसकी टू से कोई फर्क नहीं पड़ता, टू तो मल्टीपल है, नंबर है, इन नंबरों की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसकी डायमेंशन वही होगी एल टी माइनस वन। एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में इसी के ऊपर बेस्ड आता जाता, सेम क्वांटिटी ऐड होती है, सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होती है ना, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होता है एक। अब दो तीन एग्जाम्पल समझो इसके पहले, बल्कि उससे पहले एक दो और निकाल के देख लो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, इसका डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूला।
हाँ, इसका डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख दो। क्या लिखोगे? बिल्कुल सही है। अनंत गोयल सही, यश गुप्ता बिल्कुल ठीक। बाकी भी लिख दो यार, जल्दी लिख पाओगे। हाँ, उज्जवल भैया सही है। कुछ नहीं, सिंपल बात यह है, देखो कुछ नहीं, तुम ज्यादा दिमाग खर्च करोगे तो गड़बड़ होगी। एक्सेलरेशन है भाई, किसी की वजह से हमें क्या लेने देना। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वो एक चार्ट बना लेना, आज ही घर पे लिख लेना। सेंटीमीटर मीटर होगा तो मैं एल लिख दूंगा कैपिटल का, ये याद करना पड़ेगा, समझ गए ना। और ग्राम किलोग्राम होगा तो मैं उस जगह कैपिटल एम लिखूंगा। और यदि सेकंड मिनट या आवर होगा तो मैं उसकी जगह कैपिटल टी लिख दूंगा। ये चार्ट बना लेना, फिर कोई गलती नहीं होगी। तो अब एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, तो एल टी -2। और यहाँ पे ये कैसे लिखते हैं वो भी बता देता हूँ। ये ऐसे करते हैं, एल टी, फिर ये एरो बना देते हैं, उसका तो ऊपर चढ़ गया, फिर -2 ऐसे लिखते हैं, है ना। मतलब टाइप करने का ये तरीका, वैसे ये लिखेंगे टाइप में ये चल जाता है। एक और क्वेश्चन जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, ठीक है। बाकी अब एक इसका लिख के देखो। लीनियर मोमेंटम, देखो कितनी याद है 10th क्लास। बहुत सारे बच्चे कहते हैं एग्जाम देंगे तो उनके लिए तो जरूरी है। लीनियर मोमेंटम, इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, क्या होगा? लिखा तो अभी तक सही है एक बच्चे ने, दो तीन, यश गुप्ता सही है, अजन भैया बिल्कुल सही है। बड़े ब्रैकेट लगाते हैं, इसमें मत लगाओ, इसमें कोई जरूरत नहीं है। बहुतों का सही आ रहा है, ठीक है। जिया गुप्ता ठीक है। कुछ नहीं, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला याद कर लो। मोमेंटम पी होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता था। अब मास किलोग्राम में होता था, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। वो मैंने चार्ट बनाया हुआ था, किलोग्राम ग्राम हो तो तुरंत कैपिटल एम लिख दो, फिर ये कैपिटल एल और ये टी, तो ऐसे आ जाएगा एम एल टी -1। ये ज्यादातर ने लिखा था जो बिल्कुल सही था। अच्छा, तुम्हारी हर एक की बुक में, जैसी तुम 11 की बुक खरीदोगे तो उसमें एक बड़ा लंबा चौड़ा वो मिलेगा। तो कहीं ऐसा पागल मत मत कर देना कि तुम सबकी फॉर्मूले और ये डायमेंशन फॉर्मूला याद करके बैठ जाओ, बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे जैसे जो जो चीज चैप्टर में आएगी तभी उसको पढ़ लेंगे, पहले से कोई जरूरत नहीं है। एक और फॉर्मूला लिखो, काइनेटिक एनर्जी, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, के ई, काइनेटिक एनर्जी का लिख दो फटाफट। फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। हाँ, अब एक बच्चे का है, यस भैया, आगे हाफ लगाने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, अब एक का बिल्कुल सही है, लक्ष्य भैया बिल्कुल सही है। एक और सही, हाफ मत लगाओ बड़े, हाफ की जरूरत नहीं है। बिना हाफ के बहुतों का सही आ रहा है। चलो, अक्षर डल सही, हाफ मत लगाओ बड़े, हाफ की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले एक फॉर्मूला सोचो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ होता है एम वी स्क्वायर। जब भी डायमेंशन फॉर्मूला लगाएंगे आगे के कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं, देखा। फिर एम, है ना, एम क्या है? ये मास है, तो मास के लिए चाहो तो ऐसे लिख दो, किलोग्राम वाला लिख लो, है ना, ये आएगा किलोग्राम, फिर मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम को लिख दो कैपिटल एम इनटू एल की पावर 2 अपॉन टी की पावर 2। फिर आगे लिख दो एम एल 2 एंड टी -2। ये परफेक्ट आंसर था, ये देते।
काफी लोगों ने लिखा। अब एक हाईलाइट करके लिख लो, एनी काइंड ऑफ एनर्जी, एनी काइंड ऑफ एनर्जी, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। एनी काइंड ऑफ एनर्जी हैविंग द डायमेंशन फॉर्मूला, having the dimension formula m l2 t minus 2। कोई सी भी तरह की एनर्जी हो, एनी काइंड ऑफ एनर्जी, है ना, कोई सी भी एनर्जी हो, उसका डायमेंशन फॉर्मूला m l2 t minus 2 होता है। अब रिस्पॉन्स देखते हैं, है ना, क्विक रिस्पॉन्स कितना सही है तुम्हारा वो चेक होता है। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल, और नहीं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। देखा कितना पूछा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। लक्ष्य भैया सही है, उज्जवल भैया सही है, शैली दीक्षित बिल्कुल ठीक, आर्यन भैया ठीक, बाकी भी लिख दो यार, आलसी हो ज्यादा तो सभी समझ गए। चलो सौरभ अभिषेक भैया बिल्कुल ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल बात है, एनी काइंड ऑफ एनर्जी, चाहे नाम बड़ा कर दोगे तो कुछ होगा तो ना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, डेफिनेटली फॉर्मूला बहुत अलग होता है, बट डायमेंशन फॉर्मूला एक ही होगा। डायमेंशन फॉर्मूला बेसिकली यूनिट को रिप्रेजेंट करता है कि यूनिट क्या है। तो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यही रहेगा, चाहे वो खाली पोटेंशियल एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, कोई सी भी दुनिया की एनर्जी हो, यदि एनर्जी वर्ड यूज हो गया तो डायमेंशन फॉर्मूला होगा ml2t-2। ठीक है, यहाँ तक कि एक्चुअल में पहला दिन है तो मैं नहीं चाहता ना बहुत ज्यादा जलाऊं, ये सिर्फ अभी हमने डायमेंशन फॉर्मूला। अच्छा, इसका फायदा क्या है, जैसे मान लो मैं तुमसे कहूँ कल हम क्या सीखने वाले हैं, है ना, तो हम यही मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ कि भाई ये डेरिवेशन है, अभी ये पढ़ाई की बात खत्म की है, और कुछ पूछना पूछ लेना। मैं मान लो तुमसे फॉर्मूला प्रूव करवा दूं, t इज टू 2 पाई अंडरवुड एल अपॉन जी, ये प्रूव करना है फॉर्मूला, है ना, तो कल इसी को सीखना है। यदि हम इस फॉर्मूले को प्रूव करना चाहते हैं तो हम इसको डायमेंशनल एनालिसिस से भी प्रूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। तो कौन कौन से फॉर्मूले हम डायमेंशन एनर्जी से निकाल सकते हैं वो कल सब सीखेंगे। और कल कोशिश करूंगा तो मैं डिफरेंट कंप्यूटर लैब में कुछ क्वेश्चन भी करवा दूं जिससे लगा कि हाँ कुछ सीखा, समझ गए। दो तीन चीजें याद करके लानी है, जो तुमने 9-10 में फॉर्मूले पढ़े थे उनकी डायमेंशन एनालिसिस आ जाए और डायमेंशन फॉर्मूला आ जाए, वेल एंड गुड। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, 10 kg -2 kg हो सकता है, मतलब जो इसकी यूनिट होगी वही इसकी यूनिट होगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी। जैसे मान लो हमसे कहा गया वेलोसिटी है, माइनस कोई एक चीज देगी, उसने कह दिया एक्स है और एक्स की डायमेंशन पूछ ली, तो जो इसकी डायमेंशन होंगी वही इसकी डायमेंशन होती है। ऐड भी सेम डायमेंशन होती है, सब्ट्रैक्ट भी सेम डायमेंशन होती है। तो कल दो चीजें सीखेंगे, कल प्रॉपर क्लास शुरू हो जाएगी। और तुम में से भाई जिन लोगों को प्लीज ज्वाइन करना हो वही कंटिन्यू करना, है ना, क्योंकि टेस्टिंग का टाइम ना मेरे पास है ना तुम्हारे पास है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस एक बार वादा हो गया तो पूरा हो जाता है ना। 10th में भी करीब करीब सीबीएसई वालों का मैं जानबूझ कर रोक दिया था, पता था एग्जाम नहीं होंगे, है ना। आईसीएसई वाले ज्यादा थे, ये मानते नहीं मेरी बात, इसलिए खींचते रहे। अभी भी इनमें से कुछ बचेंगे और कहेंगे नहीं साहब जो टेस्ट एग्जाम हम देने जा रहे हैं उसके लिए फिर प्रॉब्लम बताओ, फिर बता देंगे, कोई आमत तोड़ना है ना, मना ही नहीं है। तो एक बार वादा हो गया तो काम ढंग से ही होगा, है ना। ऑब्जेक्टिव की कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, खरीदो बहुत अच्छी बात है, वो मैं बता दूंगा कौन सी है ना। अदरवाइज मैं कराते रहूंगा अपनी तरफ से, ढूंढ ढूंढ के हर पार्ट के ऑब्जेक्टिव में कराता रहूंगा। और जिनको जैसे ऑब्जेक्टिव कम करने हैं तो भैया तुम मत करना, जब यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो सुन लेना, है ना, सारी चीजें। बट 11th की और एक सबसे बड़ा फायदा है एग्जाम होते हैं, टेस्ट भी लूंगा। अब जैसे मान लो कि एक दो बच्चे हैं, कई सारे जिन्होंने रेजोनेंस ज्वाइन किया, इनके यहाँ एक भी टेस्ट नहीं होता, एक भी टेस्ट नहीं होता, है ना। हमारे यहाँ जो बच्चा आता था उसके सबसे ज्यादा नंबर आ जाते थे, वो क्या करता था, टेस्ट हुआ और बाहर निकल के आ जाता था, बाहर आंसर शीट रखी होती थी, उसको उठा के बाथरूम में जाता था, पूरी की पूरी टिप के आ जाता था, फिर जमा कर देता था, हाईएस्ट उसी के आ जाते थे, है ना।
बाद में पकड़ा गया वो एक अलग बात है। तो टेस्ट तो प्रॉपर यहीं पे हो पाते हैं, है ना। 11th के स्कूल का उनका कोई एग्जाम का कोई टेस्ट नहीं होता, डायरेक्ट 12th का एग्जाम होगा तभी बच्चा फेल या पास होगा, उससे पहले कोई एग्जाम नहीं होता, है ना। एग्जाम कैसे होते हैं, बच्चों को बैठा देते हैं, बच्चे आपस में टीप के पूछ के कुछ भी लिखे, उन्हें कोई मतलब नहीं होता, है ना। 11th के एग्जाम ऐसे ही होते हैं, चाहे कॉपी वहां बैठ के लिख लो, चाहे अपने घर से लिख के ला के जमा कर दो, कोई फर्क नहीं, कोई हाफ ईयरली एग्जाम नहीं, कुछ नहीं। बस एक ही बार पटाखा फटेगा, वो तब जब तुम्हारी कंपार्टमेंट आएगी। मैं हर एक बच्चे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, है ना। होशियार वाले तो हर जगह कर जाते हैं, हमारे जगह रवि गुप्ता था, 55-56 रैंक छाप के आया, है ना। उसने एक भी एग्जाम नहीं किया, तब भी बोर्ड में 98% थे। तो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे ही नहीं पढ़ने वाले होते, लेकिन वो होते कितने हैं। रवि गुप्ता पिछले 5 सालों में एक होशियार बच्चा निकला, और आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं हुआ जो आईआईटी का सिलेक्शन ले जाओ स्कूल पढ़ते पढ़ते, स्कूल तो छोड़ के ही सिलेक्ट होते हैं, है ना। फिर भी यदि किसी को कोई डाउट है तो ऐसी बातें फोन पे ज्यादा अच्छे से होती है ना। आज तो 10 बजे तक बैच है, वैसे जर्नली तुम्हारा बैच आखिरी होता है ना, तो उसके बाद बात हो जाती है बहुत सारे टीचर है, उसके लिए अलग से बात कर लेना हमारे यहाँ। और मैथ्स के भाई जिन बच्चों का बहुतों का कहना है कि कोई और टीचर का नाम, और टीचर बहुत अच्छे है, वो तुम्हें पसंद भी आएंगे, तो अलग से मैसेज में पूछ लेना, है ना। जिनको वो बुक में फिजिक्स की बुक बेटे कुमार मित्तल अच्छी लगती है मुझे तो, लेकिन फिर भी यदि मान लो तुम्हें कुमार मित्तल नहीं पसंद है तो कोई भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कुमार मित्तल बैच में पूरी कराऊंगा। जिन लोगों के पास कुमार मित्तल नहीं है उनको एक्सरसाइज भेज दिया करूंगा, देख लेना एक्सरसाइज। बट एक बुक को तो बेस लेके चलना पड़ेगा, तो कुमार मित्तल बुक है, सबसे ज्यादा मार्केट में वही फ्री में अवेलेबल होती है। तो सारे कुमार मित्तल की जो भी बुक है उसको हम पूरी खत्म करेंगे, जिन लोगों के पास नहीं है उनको मैं बुक के पीछे से फोटो खींच के भेज दिया करूंगा, एक्सरसाइज हम करेंगे, देख लेना। और कोई सजेशन हो मोस्ट वेलकम। बस मुझे एक बात पता है, यदि तुम्हारा मन होगा तो फिजिक्स तो मुझे पढ़ानी आती है, बस सिंपल बात ही है। और तुम्हें कैसे कराएंगे क्या कराएंगे वो बाद में। लक्ष्य भैया आज बात नहीं हो पाएगी क्योंकि अब नए रूल तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, या तो तुम मैसेज में लिख देना या हाथ उठा लो और कैमरा ऑन कर दो। नहीं बेटा हाफ नंबर इंक्लूड नहीं होते, है ना। एक बच्चे ने बस ये पूछा हाफ वगैरह इंक्लूड होते हैं या नहीं होते। डायमेंशन में कभी भी आगे का नंबर इंक्लूड नहीं होता, जैसे वेलोसिटी है, ये एक तरह से यूनिट होती है, वेलोसिटी की यूनिट यही तो लिखोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये थोड़ा लिखोगे हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो जैसे यूनिट होती है वही डायमेंशन होती है, तो किसी भी डायमेंशन फॉर्मूले में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आती है। लेकिन कल और डिटेल डिस्कशन होगा, ठीक है। तब तक आराम करो और कोशिश करो, मन बनाओ ढंग से पढ़ने का, फिर धीरे धीरे मोटिवेशन होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कल यही पूछना हो तो ढंग से तैयार होके आना, फटाफट कैमरा खोलना, फटाफट पूछ लेना। बाय बच्चों।